हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलम है। मैं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में आईटीपी कोर्स कर रही हूँ एंड ऑल्सो बीएड जिसको बोलते हैं, और मैं आईटीपी स्टार की फ्रेंड हूँ। सो आज मुझे पढ़ाने को मिला है जनरल टेस्ट। उसमें आज हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो PYQs होती है वो कितने इंपॉर्टेंट होती है डिस्कस करने के लिए। हम जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करके जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम PYQs डिस्कस करके अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाट हैज़ रिनेम्ड एज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र मीन्स रिनेम्ड, किसको वापस से नाम दिया गया है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का क्या रिनेम, उसके नाम को क्या नाम दिया गया है बदल के? ओके, सो यहाँ पे जो इसका सही आंसर रहने वाला है नानाजी नगर, शिवाजी नगर, संभाजी नगर, महाराणा प्रताप नगर। ओके, सो ऑप्शन सी जो संभाजी नगर है वो होगा करेक्ट। ओके, इसका नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया गया। ऑप्शन 3। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आंसर वगैरह दिए होते हैं वो सही तो होते हैं, मगर कभी कभी गलत भी होते हैं। सो हमें अपने क्वेश्चंस के ऊपर एनालाइज करना चाहिए एंड सही आंसर को फाइंड करना चाहिए। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ओके, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? जैसे कि हिंदी वालों के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। ओके, फर्स्ट इंग्लिश वालों के लिए द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर। आंसर क्या दिया है देखो, चूज एन ऑप्शन इज 3 द प्राइम मिनिस्टर, बट इट्स रॉन्ग, गलत है। क्योंकि जब मैंने इसको देखा, सर्च किया, इसके बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि इसका जो सही आंसर है वो है द वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो द सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, द वाइस प्रेसिडेंट। और अभी करंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है, ध्यान से सुनना, जगदीप धनकर उनका नाम है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ जगदीप धनकर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ K विथ रिस्पेक्ट ऑफ M? सो फर्स्ट हमको दिया है M इज़ 8 सेंटीमीटर टू द ईस्ट ऑफ S, Q टू द नॉर्थ ऑफ S, P is 4 meter away from Q and K is 2 meter to the north of P. Okay, and second दिया हुआ है K is 12 meter and the west of J, Q is 6 meter off to the south of K, M is the southeast of Q. अब देखो हमें इसका ऑप्शन दिया गया है 4 की, क्या सही हो सकता है? ओके, अब क्या दिया, इफ़ डेटा इन स्टेटमेंट 1 alone is sufficient to the answer to the question. Okay, second, if data is statement second alone is sufficient to the answer the question. If data in both statement together are necessary to answer the question. If data in both statement together are not sufficient to the answer of question. मेरे ख्याल से इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा फोर्थ। इफ़ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर इज़ नॉट सफिशियंट टू द क्वेश्चन। बिकॉज देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन दोनों ये वन और जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी। बिकॉज जो डायरेक्शंस हैं वो, अगर वो M, Q, चाहे वो P हो और फिर K है, हाँ बस इतने ही है। तो जो चारों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पे जो कमी है वो यहाँ पे शो हो रही है। और जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा। ये जब जनरल टेस्ट वाले इसको एकदम एग्जैक्टली फाइंड करते हैं तब इसका आंसर निकलता है। बट जहाँ तक कि जब आपको लगे कि जैसे कि यहाँ पे हम कभी कभी एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज कर सकते हैं कि नहीं यार, ये मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत लग रहा है। सो इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से, इफ़ डेटा इन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन। सो अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या है उसका आंसर। इसका आंसर ओके करेक्ट, देखो यहाँ पे दिया गया है फोर्थ इज चूजन। ओके, सो जो मैंने बोला ऑप्शन नंबर 4 वो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। सो फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, इंटरेस्टिंग। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8%। हम पहले, अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए ना, हमें पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ओके, हमें अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। देखो कैसे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the compound interest on 60,000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest। देखो इंटरेस्ट के भी टाइप होते हैं निकालने की, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं बताओ आप लोग? सिंपल इंटरेस्ट में करते क्या है, जो हमारा वो होता है फॉर्मूला इसका, P इंटू R इंटू टी मीन्स पर्टिकुलर टाइम इंटू रेट इंटू पर्टिकुलर या फिर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ओके, अपॉन 100 करते हैं। तो इसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ द मनी
फॉर 3 years एट पर एनम 8% पर एनम मतलब पूरे साल भर का। ओके, द हाफ कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट 60 years फॉर 2 years एट 10%। 60 years को 2 years के लिए एट 10% पे लिया गया पर एनम। ओके, मतलब 2 साल का, 1 साल का 10%, फिर 1 साल का दूसरे साल का 10% लगेगा। ओके, द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये P इंटू आर इंटू टी के फॉर्मूला से अपॉन 100 करके, तो इसका आंसर होगा 26,250 मीन्स ऑप्शन नंबर 4, 26,250। ओके, सो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है आभा इज़ डॉटर ऑफ माई मदर। ओके, सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आए ना, रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चंस, तो आपको करना क्या है कि ना आप अपने आप को खुद वहाँ पे रख के एनालाइज किया करो। ओके, जैसे कि आप जैसे अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस करके आपको बताते हैं। ओके, आभा इज़ डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अंकित, मतलब आभा इज़ डॉटर ऑफ माई मदर्स मतलब मेरी मम्मी की भाई की बेटी है, मतलब अपने मामा को एज्यूम करो, अब अपने मामा की बेटी को एज्यूम करो जिसका नाम है आभा। ओके, देन चारू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, अब जो चारू है वो मेरी मम्मी की नातिन है, ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर मतलब अपनी मम्मी की बेटी के बेटे को या फिर बेटे की बेटी को याद करो। ओके, तो दोनों का रिलेशनशिप, चारू शुड कॉल अभा इस, मतलब चारू और अभा के बीच का रिलेशनशिप बताना है हमें। तो बताओ व्हाट विल बी द आंसर। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब देखो कभी कभी क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली कज़न लिख के नहीं आता या फिर और कुछ लिख के नहीं आता। नाइस का मतलब होता है भतीजी। कभी कभी वर्ड्स का मतलब चेंज हो जाता है, वर्ड्स अलग अलग टाइप्स के, एक वर्ड्स एक सिंपल मीनिंग के, एक सेम वर्ड के सेम मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, आप लोग जानते हो। ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो इसका आंसर होगा नाइस। ओके, मीन्स भतीजी, भतीजी की मतलब भतीजे के रिश्ते से वो उनसे बात करेगी। करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम एमरजेंसी। ओके, तो इसका क्या है मतलब भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में जो मतलब एमरजेंसी का प्रोक्लेम होता है, ठीक है, एमरजेंसी के लिए हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर। इसमें आर्टिकल नंबर 352, 355, 356, 360। ओके, सो आर्टिकल नंबर 352 में जो प्रोविज़न ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम एमरजेंसी वाला जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ओके, करेक्ट। 2 pipes A and B कैन फिल द सिस्टर्न इन 10 minutes and 20 minutes। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो आप। 2 pipes है A एंड B। ओके, A ने कितने में कंप्लीट किया फिल सिस्टर्न, मतलब सिस्टर्न को फिल करने में, मतलब पूरा फुल भरने में 10 मिनट्स लगाए A ने एंड 20 मिनट्स B ने। ओके, वाइल थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी एंड फुल सिस्टर्न इन 5 minutes। देखो, जबकि जो C वाला जो सिस्टर्न था उसने 5 मिनट में पूरा फुल कर दिया, और जो A एंड B आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट्स, और उसको 4 मिनट के लिए ओपन भी रखा गया था A एंड B के सिस्टर्न को। ओके, इन द बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में, एंड देन C इज़ ऑल्सो ओपन, उसके बाद फिर C को भी खोल दिया गया। इन वॉट टाइम द सिस्टर्न एम्प्टीड, मतलब कितने टाइम में जो है वो सिस्टर्न खाली हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बताओ। इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला कैसे बताओ। देखो, इसमें ना वो जो वर्क डन, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना कॉमर्स में, उन लोग को ये पता होता है, या फिर मैथमेटिक्स वाले को तो ऑब्वियस सी बात है पता होता ही है। सो इसमें देखना, वर्क डन रेट बाय टाइम, जो वर्क डन रेट है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग इक्वल्स टू रेट इंटू टाइम। ओके, तो जैसे कि मान लो क्या देखते हैं आगे क्वेश्चन में, जैसे कि A ने कितना टाइम में अपना काम कंप्लीट किया था 10 मिनट्स में, B ने 20 मिनट्स में, तो 1/10 1/2 मतलब 2/20 हो जाएगा। ओके, सेकंड का और 1 का 1/20 हो जाएगा। ओके, देन क्योंकि बेस हमको सेम रखना है इसलिए जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, देन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 2 + 1 मतलब 2/20 + 1/20 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बेस सेम रहेगा, तो बेस तो ऑब्वियस सी बात है 20 ही रहेगा। उसके बाद फिर 3/20 उसका आंसर आएगा। ओके, क्योंकि 4 मिनट्स यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 मिनट्स यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा 3/20 उसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ओके, सो उसके बाद आंसर आएगा 12/4 × 3 करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12/20। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन है क्या 12, हाँ देखो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 12 मिनट्स विल बी दी आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैच द लिस्ट। ओके, करेक्ट। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, बट कभी कभी क्या होता है हमें इसके बारे में नॉलेज होती ही नहीं है, हम कंफ्यूज जाते हैं कि सही होगा कि गलत होगा, क्या होगा, बट इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी और सही आंसर भी बताऊंगी। ओके, चलो देखो, लिस्ट 1 में दिया गया है ऑथर एंड
सेकंड बुक में दिया हुआ है सेकंड लिस्ट में दिया हुआ है बुक आइदर पोयम। ओके, सो यहाँ पे ऑथर मतलब राइटर एंड बुक एंड पोयम, उसको हमको बताना है कि कौन से ऑथर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। करेक्ट। सो देखो यहाँ पे है कैसे। फर्स्ट दिया गया है रक्षण, जयदेव, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जयसी। ओके, सो जो रक्षण ऑथर है उन्होंने लिखा है ये प्रेम वाटिका। ओके, प्रेम वाटिका आप देखो, प्रेम वाटिका जो बुक है वो लिखी गई है फॉरेस्ट, लव ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर। ओके, आप नाम समझ के ही देख सकते हैं, नाम पढ़ के ही समझ सकते हो आप लोग कि प्रेम वाटिका, वाटिका मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, जंगल। ओके, सो नाम से समझ आ रहा है कि जो प्रेम वाटिका किसके ऊपर। ये क्वेश्चंस आपको कैसे आ सकती हैं, जैसे कि मान लो प्रेम वाटिका के कौन से बेसिस पे लिखा गया है, या फिर पद्मावत कौन से बेसिस पे लिखा गया है, गीता गोविंद कौन से बेसिस पे लिखा गया है। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमको मैच द फॉलोइंग करते करते बस आंसर निकाल लेना है, हमको उसके मतलब उसके बेसिक्स तक जाना है कि हाँ वो किस बेस पे लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, वो तो यहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी किस बेस पे लिखी गई है ये आपको अदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, जो प्रेम वाटिका है वो ऑथर रक्षण के द्वारा लिखी गई है, और प्रेम वाटिका कौन से बेसिस पे लिखी गई है, लव ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल में प्रेम, उसके बारे में, जंगल से प्रेम, इसके बारे में लिखी गई है। ओके, सो सेकेंड जयदेव जो ऑथर है उन्होंने लिखा है गीत गोविंद बुक। ओके, गीत गोविंद। सो गीत गोविंद बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा। एंड जो गीत गोविंद है वो किसके बेस पे लिखा गया है, राधा एंड कृष्ण जी के लव के बेस पे लिखा हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं गीत गोविंद, गोविंद किसका नाम है, सेकंड मतलब कृष्ण जी के बहुत सारे नामों में से एक नाम है गोविंद। ओके, तो उसमें क्या है आप समझ सकते हो कि किस टाइप से कौन से बेसिस पे लिखा गया होगा। गीत गोविंद मतलब लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। करेक्ट। ओके, देन अदर कबीरदास। अब जब मैंने इसको पढ़ा तब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कबीरदास जो है पद्मावत बुक या फिर कोई भी पोयम वगैरह लिख सकते हैं, बट जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि जो कबीरदास राइटर ऑथर हैं उन्होंने ये पद्मावत के बारे में लिखा हुआ है। मगर पद्मावत बुक में वो सारी चीज़ें उतनी डिटेल से डिस्क्राइब नहीं है जितना हमें मूवीज़ में दिखाया गया, जो पद्मावती मूवीज़ थी उसमें जो दिखाया गया था वैसे उसमें कुछ भी ज़्यादा शो अप नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ लाइनअप या फिर हाईलाइट किया गया है राजा और रानी की लव स्टोरी को। ओके, मीन्स किंग एंड जो क्वीन का जो लव था उसको ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है कबीरदास के द्वारा। ओके, देन मलिक मोहम्मद जयसी। अब बचा कौन सा, गीत गोविंद हो गया, पद्मावत हो गया, प्रेम वाटिका हो गया, बचा क्या, बाईजैक। हम कर देंगे मलिक मोहम्मद जयसी ने बाईजैक लिखा है। ओके, मतलब बाईजैक जो बुक या फिर पोयम है, उन्होंने बुक है ये एक्चुअली, तो ये लिखा गया है। ओके, बट याद रखना इनके बारे में पूछा जा सकता है। मलिक मोहम्मद जयसी कौन थे, एक सूफ़ी पोएट थे। ओके, एक सूफ़ी पोएट थे। एंड ये जो बाईजैक है वो एक स्क्रिप्टेड है, पर्शियन मतलब हाँ पर्शियन स्क्रिप्ट है ये, एंड लैंग्वेज है अवधी लैंग्वेज में ये लिखा गया है। करेक्ट। अब देखो, अब इसका ऑप्शन क्या है, हमको पहले मिल क्या जा रहा है, पहले रक्षण किसने लिखा था, प्रेम वाटिका मतलब फर्स्ट का फोर्थ। ओके, करेक्ट, फर्स्ट का फोर्थ, देन सेकंड का जयदेव मतलब फोर्थ फर्स्ट, कबीरदास का थर्ड एंड फोर्थ का सेकंड। देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, ए का फोर्थ, बी का वन, सी का सी एंड डी का सेकंड, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट। बट हमें क्या होता है, कभी कभी ना नॉलेज होता नहीं है, तो इसका मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कैसे करना होता है इसको। देखो, हम ना कभी कभी नाम को मैच कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको मान लो फर्स्ट वाले का कुछ नहीं पता, और क्वेश्चन को ना एनालाइज करना, नाम को देखना कहीं पे कि कुछ डिफरेंस तो नज़र आ रहा होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आपको बताती हूँ। देखो, रक्षण, जयदेव, कबीरदास एंड मलिक मोहम्मद जयसी, इन चारों नामों में देखो आपको सबसे अलग कौन सा नाम दिख रहा है, लास्ट वाला मलिक मोहम्मद जयसी। ये एक मुस्लिम नेम है, बाकी सबको देखो एक अलग नाम है। ठीक है, रक्षण, जयदेव एंड कबीरदास। करेक्ट। इधर देखो बुक पोएम लिस्ट नंबर 2 में गीत गोविंद, बाईजैक, पद्मावत, प्रेम वाटिका। पद्मावत, प्रेम वाटिका, गीत गोविंद को छोड़ के बाईजैक सबसे अलग हाईलाइट हो रहा है। ओके, ये अलग नाम है, तो हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो स्पेलिंग भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, मलिक एंड बाईजैक, स्पेलिंग को मैच करके देखो तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमको पता लग जाएगा कि डी का क्या है, सेकंड। अब तुम देख लो कि कहीं भी कौन से ऑप्शन में डी का सेकंड आ रहा है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में ही डी का सेकंड आ रहा है। करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन में ही डी का सेकंड ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी ना ऐसे करके हम एज्यूम कर सकते हैं। प्लस देखो सेकंड वाले में जयदेव, प्लस इधर देखो गीत गोविंद, नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ जयदेव मतलब भगवान वगैरह का नाम है। इधर भी देखो सेकंड में बुक पोयम में गीत गोविंद, इधर भी भगवान वगैरह का नाम है। तो हम इसे ना आपस में को रिलेट करके ना हम आंसर को लिख सकते हैं। करेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इस ट्रिक को ना याद रखना आने वाले हर एक क्वेश्चन में, जैसे कि मैच द फॉलोइंग वगैरह आ गया तो। एंड जो मैंने हिस्ट्री बताई एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। गीत गोविंद राधा और कृष्ण जी के लव स्टोरी पे है। बाईजैक एक पर्शियन स्क्रिप्ट है और जो इनके राइटर है वो सूफी पोएट है। और इसमें जो लैंग्वेज थी
वो अवधि थी और ये भी एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। पद्मावत जो किंग एंड क्वीन, जो पद्मावती किंग एंड क्वीन जो थे उनके लव स्टोरी पे बेस्ड है। प्रेम वाटिका जो फॉरेस्ट लव है उसके ऊपर बेस्ड है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमन गॉट 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ओके इन द एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। करेक्ट, मतलब पहले बार पढ़ लेते हैं ओके क्वेश्चन को। पवन हु टुक द सेम एग्जामिनेशन गॉट 45% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स एंड गॉट 15 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। व्हाट वेर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, पहले हम इसको ना समझते हैं। देखो, अमन और कौन है, अमन और पवन। अमन क्या है, उसको मिला 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट फेल्ड बाय 10 मार्क्स। मतलब ओवरऑल उसने जो पासिंग मार्क्स है उसमें 25% उसने ज़्यादा मार्क्स लेके आए, मगर फिर भी वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। करेक्ट, एंड जो पवन है वो क्या हुआ, एग्जामिनेशन में दोनों ने सेम एग्जाम दिलाया बट उसने टोटल मार्क्स ही 45% लेके आया ओके, बट वो 15 मार्क्स ज़्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से। व्हाट वेर द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। आप इस क्वेश्चन को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। करेक्ट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझना। मान लो कि दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, और वो दोनों फ्रेंड्स मान लो कि कॉमर्स में पढ़ते हैं। करेक्ट, अब कॉमर्स में पढ़ते हैं, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, या फिर इंस्टेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर वगैरह होता है। ठीक है, सो मान लो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जो ए है, अमन मतलब समझ लो इसको, ठीक है, ए है, उसको क्या है कि उसको ना सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स से बेचारा बहुत कमज़ोर है, उसको नहीं बनता। करेक्ट, बट उसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स ना उसको बहुत अच्छे लगते हैं, उसने सारे का ना मतलब तैयारी अच्छे से कर रखी है, उसने बहुत अच्छे से कर रखी है, बोर्ड एग्जाम है उसका। ठीक है, बट बी क्या है, जो बी है उसको पवन मान लेते हैं। करेक्ट, पवन क्या है ना, सारे सब्जेक्ट्स में ना थोड़ा अच्छा है, उसको ना थोड़ा मतलब वो सब में पास हो सकता है, उसको इतना मार्क्स लेके आने। अब हमको पता होता है कि बोर्ड एग्जाम में भाई हमको 33 मार्क्स लेके आने होते हैं, तो हम पास हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो ऐसे क्या किया ना, अमन ने तो अपने जो बाकी जो 4 सब्जेक्ट थे जिसको उसको इंटरेस्ट था जिसमें पढ़ने में, उसने उसको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, उसके परसेंटेज भी हाई हो गए। मगर अकाउंट्स को क्या किया, उसने इतना ही पढ़ा जितना वो पास हो पाएगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पास होने लायक पढ़ लेते हैं मगर फिर साथ भी नहीं देता, पास होना भी नहीं, मतलब हो भी नहीं पाते ऐसा। ठीक है, तो अमन ने क्या किया ना कि अकाउंट्स को ना इतना ही पढ़ा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था पढ़ने में, उसने पढ़ा ही नहीं। उसके बाद फिर क्या किया, उसने सोचा कि हो गई मेरी तैयारी, अब चल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उसका अकाउंट्स ख़राब हो गया, उसको पता नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद फिर जब वो रिज़ल्ट आया, उसने देखा कि उसके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स आए हैं बट अकाउंट्स में वो कम पार्ट आ चुका है उसका। अब हुआ क्यों ऐसा, उसके तो ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छे जा रहे हैं, 70 अबव जा रहे हैं परसेंटेज, मगर उस अकाउंट्स में वो कम पार्ट आ गया। क्यों, क्योंकि कभी भी सीबीएसई या फिर कोई भी हो परसेंटेज के बेस पे तो पास नहीं करती। और देखो उसी का फ्रेंड जो पवन है वो 45% ला के वो पास हो गया सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब अबव हर सब्जेक्ट में उसने 33 या फिर 35 क्रॉस किया होगा तो वो पास हो गया। करेक्ट, उसका परसेंटेज कम है मगर वो पास हो गया। और ये जो इसका परसेंटेज हाई होने के बाद भी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे, एक सब्जेक्ट जो उसका कमज़ोर था उसमें वो पास नहीं हो पाया, इसीलिए उसको क्या किया, वो फेल हो गया। करेक्ट, इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो अच्छे से, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो अमन ने कितना स्कोर किया, 25% उसने, मतलब अमन गॉट 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब ओवरऑल उसने अच्छा खासा एग्जाम दिला के 25% उसने मार्क्स ऑब्टेन किया। ओके, मतलब देखो क्या लिखा है, अमन गॉट 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय, मतलब उसने पास होने के साथ साथ 25% एक्स्ट्रा मिला है उसको, बट वो 10 मार्क्स की वजह से फेल हो गया। मान लो 33 नंबर पे अकाउंट्स में उसको पास होना था, तो उसको कितने आ गए, 20 नंबर, हाँ 22 नंबर आए होंगे उसके, जो भी है जैसा भी, तो उसको 10 नंबर्स कम पड़ गए 33 नंबर्स के लिए। करेक्ट, तो फिर वो फेल हो गया। और वहीं पे पवन ने क्या किया, उसके 45% आए, ओवरऑल 15 मार्क्स उसके ज़्यादा आए हैं, तो वो उस चीज़ को लेके वो पास हो गया। अब इसी का सॉल्यूशन करेंगे कैसे, जो 25% है ना उसको लिखेंगे 0.25 एंड फेल्ड बाय जो 10% है उसको ना प्लस कर देंगे। ओके, मीन 0.25 प्लस 10। करेक्ट, उसके बाद जो पवन का जो स्कोर है ना 45% और जो उसको एक्स्ट्रा मिले हैं उसको 15। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अमन को क्या मिला था, अमन को 10% कम, 10 मार्क्स कम मिला था, उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ओके, जिसको कम मिला है उसको प्लस कर देंगे और जिसको ज़्यादा मिला है उसको हम माइनस कर देंगे। तो पवन को क्या मिला है, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है ना, देखो मोर देन पासिंग मार्क्स लिखा है यहाँ पे लिखा है ना, सो उसको क्या करेंगे ना, उसको हम माइनस कर देंगे। करेक्ट, उसके बाद हमारे पास निकल करके आएगा, जब हम 45 और 25 को माइनस करेंगे तो बस 20 निकल के आएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो बस 20 निकल के आएगा। तो इसको 20 को फिर अपॉन करके फिर 25 इक्वल्स टू 125 करके फिर क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो उसका जो 0.25 उसको फिर ब्रैकेट में रखेंगे, 125 को ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। ओके, तो ये सब करने के बाद फिर जब देखो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो हमारे पास आएगा 31.25। अब जो बचा हमारे पास बगल में जो 10 है
10 है उसको क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41.25। सो यहाँ पे है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ओके देखो यहाँ पे है एक ऑप्शन 41.25। ओके करेक्ट। सो ऑप्शन 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Okay, question number 10 is decide which of the following conclusions logically follows from the given statement. Statement is no A is B, some B is C। मतलब कोई A B नहीं होता बट कुछ B जो होते हैं वो C जरूर होते हैं। एटलीस्ट सम C आर D, कम से कम कुछ C D तो होते ही हैं, लिखा है। ठीक है, अब उसका कंक्लूजन क्या है? सम A आर D, मतलब कुछ A D होते हैं और सम B आर D इज़ पॉसिबिलिटी, और सम B आर D इज़ अ पॉसिबिलिटी। मतलब जो कुछ B होते हैं वो पॉसिबिलिटी में होते हैं। ओके मतलब B जो होता है कुछ D होता है ये पॉसिबिलिटी में होता है। सो इसमें फिर दिया हुआ है ऑप्शन ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, और बोथ I एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, आइदर वन और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या लिखा है एग्जैक्टली ये लिखा है नो A इज़ B, सम B इज़ C, सम A आर D, सम A B आर D इज़ पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज। सो ईजी, ये तो ज्योग्राफी वाले भी जानते होंगे, नेचुरली हम क्लास 8 तक ये पढ़ते हैं। ओके सो द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सेस्मोलॉजी। ओके सेस्मोलॉजी बोलते हैं जब भूकंप या फिर किसी भी चीज़ की साइंस को पढ़ते हैं, जानते हैं, या फिर उसकी जो साइंस है एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजी। इससे क्या है कि ना हम जो अर्थक्वेक या फिर जो अंदर की जो अर्थ की जो हलचल चीज़ें होती रहती है ना अंदर, उसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं सेस्मोलॉजी। करेक्ट, मेजर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सो दैट अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो मैं बोली आपको कि चूज एन ऑप्शन यहाँ पे दिया है सेकंड ऑप्शन, बट इट्स रॉन्ग। ओके इट्स रॉन्ग। ओके क्वेश्चन नंबर 12 A, B, C can complete work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together. ओके A, B, C तीनों हैं, तीनों ने एक साथ काम किया। A ने 10 डेज़ में कंप्लीट किया वर्क, B ने 12 डेज़ में कंप्लीट किया, और C ने 15 डेज़ में कंप्लीट किया। गैप देख लो 10 to 10 12, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली गैप देख लेना। करेक्ट 10 - 12 2 आएगा, एंड 12 - 15 इक्वल्स टू 3 आएगा। करेक्ट गैप मिल गया 2 and 3। देन दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट A लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर इट्स कंप्लीटेशन। मतलब A ने मतलब एक साथ काम तो करना चालू किया था, मगर A ने 4 दिन पहले ही काम खत्म होने के पहले वो काम छोड़ दिया था। मतलब A ने 10 दिन में कंप्लीट किया था तो A ने 4 दिन पहले ही उसको कंप्लीट छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब 6 हो जाएगा। 10 - 4 कितना होगा? 10 A ने 4 डेज़ में हो गया था और A ने यहाँ पे 10 डेज़ काम किया लिखा है, तो ठीक है ये कंप्लीट हुआ 10 डेज़ में, मगर A ने क्या किया था 4 डेज़ पहले ही छोड़ दिया था। मतलब 10 - 4 कितना आएगा? 6 बचेगा। ओके देन बिफोर इट्स कंप्लीटेशन B ऑल्सो लेफ्ट द वर्क इन 2 days। मतलब ये जो B है उसने भी क्या किया था, वर्क को 12 दिन में कंप्लीट होना था, मगर फिर क्या किया उसने? छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? वर्क को छोड़ दिया 2 दिन पहले। करेक्ट उसके बाद क्या है? A लेफ्ट, आफ्टर A लेफ्ट, A के छोड़ने के बाद B ने छोड़ा। इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड। ओके देखो सीधी सी बात है, उसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला कैसे है? रेट इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके रेट इंटू टाइम, उसके बाद देखो क्या करेंगे 1/x कर देंगे। A वर्क 1/10। देखो 10 डेज़ में A ने काम किया, 1/12 B ने काम किया, 1/15 C ने काम किया। करेक्ट उसके बाद फिर क्या करेंगे ना, वर्क मान लो फिर यहाँ पे एज्यूम करना है कि जो A ने वर्क किया वो कितने डेज़ किया है, वर्क फॉर x डेज़। ठीक है, और इक्वल्स टू उसको 4 डेज़ कर देना। फिर 4 डेज़ और 2 डेज़ को जो गैप निकाला था ना हम लोगों ने, ठीक है, उसको फिर प्लस कर देना। 4 + 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? C वर्क फॉर x डेज़। मतलब हम ना C का जो वर्क डेज़ है उसको x मानेंगे। करेक्ट उसके बाद फिर ना x - 4/10, x - 2/12 और x/15 हो जाएगा। क्यों होगा? देखो जब हम दिखा कि 10 डेज़ पूरा टोटल वर्क था A का, मगर उसने 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो x को क्या करेंगे? माइनस करेंगे अपॉन 10 में रख के। क्यों? क्योंकि ये A का है, A का 10 डेज़ था तो नीचे अपॉन में 10 रखेंगे। करेक्ट उसके बाद फिर प्लस x - 2/12 प्लस x/15 इक्वल्स टू 1। सो ये जो होगा, जो नीचे अपॉन में यहाँ पे सबसे जो मतलब
बड़ा नंबर होगा 15, उसको अपॉन में रखें, फिर उसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 94/15। ओके, 94/15। और जब 94/15 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी द आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो 6/15 है, ये इसका ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा। ओके, आप इसको जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल ऐसे कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 94/15, एंड जब 94/15 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 और 4/15 मिलेगा। करेक्ट। सो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू अवॉर्डेड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1965। एंड स्टेटमेंट क्या दिया है, सेकंड वाला, मिस्टर गोली चोक टोंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, was awarded Jawaharlal Nehru Award for International Understanding for the year 2003. So अब हमको इसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू कभी कभी इंस्टीट्यूट है, उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था 1965 में, ऐसा लिखा गया है। फिर क्या है, मिस्टर गो चॉक टोंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, वॉज अवॉर्डेड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2003। सो फ्रेंड्स, ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों रॉन्ग है। ओके, सो ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके, विल बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अभी आप लोग जब बीएड में आएंगे तब आप लोग वेद वगैरह पढ़ेंगे। सो विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र, कौन से वेद में गायत्री मंत्र का आलोक है। ओके, किस वेद में है। सो इट विल बी द ऋग्वेद। करेक्ट, ऋग्वेद विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In an examination, average marks obtained by a student per subject was 65. Okay, so average marks obtained by a student, उसका 65 है। Correct. If he had obtained 20 more marks in English and 2 more marks in maths, his average marks would have been 67. How many subjects were there in the examination? मतलब देखो, पहला तो देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखो, इफ़ ही हैड ऑप्टेन मोर मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब 20 एक इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, 2 इन मैथ्स सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, वुड बी 67 एंड द सब्जेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें क्या करेंगे कि ना हमको जो सब्जेक्ट है उसको एक्स एज्यूम करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। करेक्ट, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल करके आएगा जो ऑप्शन नंबर 4, 13। जो स्टूडेंट है उसके पास 13 सब्जेक्ट्स थे। करेक्ट, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं, मेरे को पहले नहीं आते थे, फिर जब मैंने देखा, जब मैंने भी पढ़ा पिछले साल जब मैंने तैयारी करी थी, तब मेरे को ये समझ आ गया था। सो देखो, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब मेरे से गलती हो जाती थी क्योंकि मैंने ना मैथ्स में कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं एक्चुअली। अब देखो, जैसे कि ना हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर्स, अब मैं क्या करती थी कि इसमें ट्राइंगल्स को गिनती थी। करेक्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बोलती कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है, 8 ट्राइंगल्स। रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। हम जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तब हमें उसके बारे में पता चलता है। हमें ट्राइंगल्स जब निकालने होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, इसके प्रॉपर इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको काउंट करने होते हैं। ओके, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24। सो यहाँ पे जो आंसर है इसका, यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 24 ट्राइंगल्स हैं। करेक्ट, आप इसको काउंट करके देखना करेक्टली। ये मोबाइल में क्लियरली दिख नहीं रहा है एक्चुअली, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर आप इसको करेक्टली काउंट करके देखना, आपको मिल जाएंगे। कॉर्नर्स को काउंट करो, फिर से देख लो, ये कॉर्नर यहाँ पे भी देखो 3 ट्राइंगल्स है एक साथ, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है। 3 × 4 कितना होगा, 12 होगा। ओके, इधर भी उतने ही ट्राइंगल्स हैं, 3 3 3 3। करेक्ट, इधर 12 है और इधर 12 है, प्लस करो, टोटल 24 आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17।
ओके ये ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत कंफ्यूज करके देखो। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रॉब्लम इज रिटन एज PSQYNFM, हाउ इज बिल्डर रिटन इन द कोड लैंग्वेज। अब बताओ प्रॉब्लम जो है उसको PSQYNFM में लिखा हुआ है, अब उसको बिल्डर को कैसे लिखेंगे ऐसी कोड वर्ड में। ओके तो कभी कभी ना आपको देखना, आपको ना डिफरेंशिएट दिखेगा किसी किसी वर्ड्स में, जैसे मैंने आपको मैच द फॉलोइंग बताया था कि ऐसा होता है। ठीक है देखो यहाँ पे सबसे अलग एक वर्ड दिख रहा होगा, ये है ऑप्शन नंबर डी। देखो और बाकी लोग को देखो JMKFD, लास्ट में FD है सब में, बट लास्ट में क्या है इसके FE। ठीक है और यहाँ पे देखो इस बिल्डर वर्ड में E है। ओके सेकंड लास्ट में क्या है इसके E है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको एज्यूम कर सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या, करेक्ट आंसर क्या। ओके देखो कि इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके आप डिफ्रेंशिएट करना, जो डिफरेंट रहेगा वो ज़्यादातर इसका आंसर होने के चांसेस होते हैं। ओके ओके देन सो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं दोस्तों। देखो फिर से मैच लिस्ट आ गया। लिस्ट नंबर 1 है माउंटेन पास एंड द लिस्ट सेकंड इज़ अबाउट स्टेट, मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा माउंटेन कौन से स्टेट में है। ओके करेक्ट। सो देखो जो माना माउंटेन है वो है उत्तराखंड में। ठीक है जो नथुला माउंटेन है वो है सिक्किम में। ओके देन जो जोजिला माउंटेन है वो है हिमाचल प्रदेश में, और जो शिप्की ला माउंटेन है वो है लद्दाख में। करेक्ट। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है A का 4। करेक्ट A का 4 देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में दिया हुआ है, पूरे 3 ऑप्शंस में A का 4 दिया हुआ है। ओके सेकंड क्या है, फिर सेकंड का है फर्स्ट मीन सिक्किम। अब सेकंड का फर्स्ट देखो 4th ऑप्शन में है, और सेकंड ऑप्शन लास्ट सेकंड ऑप्शन में भी है, 3rd एंड 4th ऑप्शन में A का 4 B का फर्स्ट दिया हुआ है। ओके देन क्या है C का 3rd ऑप्शन है, C का हिमाचल प्रदेश। करेक्ट तो देखो C का जो सेकंड ऑप्शन है, सो हमारा जो आंसर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अब देखो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ गया अगेन। PQRST एंड U आर 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब आप एज्यूम करो कि आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स है, देन उनका नाम क्या है PQRST U, विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। अब उनमें से 2 लोग की शादी हो चुकी है। जो T है वो डॉक्टर इज़ मैरिड टू अ टीचर, मतलब जो T है कि T और मैरिड टू अ टीचर हु इज़ द मदर ऑफ R एंड U, मतलब R और U का R एंड U के मदर है, और जो T है वो कौन है, डॉक्टर है। ओके डॉक्टर है, एंड Q इज़ द लॉयर, ये Q कौन है, लॉयर है। ठीक है देन P हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। जो P है वो उनके पास कौन है, एक सन है, मतलब ये कौन हुए, दादाजी हो सकते हैं ये, जिनका एक बेटा भी हो सकता है और उनके बेटे के द्वारा उनका एक पोता भी हो सकता है। सो दैट विल बी दी ग्रैंड फादर। ठीक है ग्रैंडसन लिखा भी है, तो ग्रैंडसन तो उसी के रिश्ते से होगा जिसका ग्रैंड फादर होगा। ओके ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज़ अ हाउस वाइफ, देयर इज़ 1 स्टूडेंट एंड मेन पायलट इन द फैमिली। अब उसमें से एक स्टूडेंट है और एक कौन है, मेल पायलट है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द ग्रैंडसन ऑफ द फैमिली। अब बताओ ग्रैंडसन इसमें से क्या होगा, एक तो डॉक्टर है, एक पायलट है, एक लॉयर है। तीनों का तीनों देखो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्यूपेशन दिखा है, डॉक्टर मैरिड था, पायलट एक मेल है। ठीक है और जो लॉयर है वो कौन है, देखो यहाँ पे दिखाया था, देखो द लॉयर इज़ मैरिड लॉयर है। अब बताओ अब ग्रैंडसन का क्या होगा, बचा कौन, स्टूडेंट विल बी द करेक्ट आंसर। इतना आसान था। ओके हम कभी कभी क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, हम ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं देते, फिर देखो सारी चीज़ें यहीं पे लिखी होती हैं। डॉक्टर तो पहले से ही मैरिड था, स्टूडेंट पायलट, एक मेल पायलट है, एक लॉयर है, बचा कौन, स्टूडेंट। तो जो ग्रैंडसन है ऑफ द फैमिली वो स्टूडेंट ही होगा। करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20। अ पर्सन ट्रेवल्स 245 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स, मतलब 245 किलोमीटर एक पर्सन जो है 6 घंटे में चलता है, 2 स्टेज पे 2 भागों में पूरा करता है। ओके इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय बस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब फर्स्ट पार्ट में वो बस से ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ओके तो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल बाय ट्रेन। देखो उसने कितना ट्रैवल किया होगा ट्रेन से। करेक्ट देखो 50 देखो फर्स्ट पार्ट 6 आवर्स है, ठीक है 6 आवर्स है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें मान लो तो 3 आवर्स होंगे। 40 किलोमीटर, 40 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 120 किलोमीटर आएगा। करेक्ट 120 किलोमीटर आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी 120 किलोमीटर, एंड बचा कितना, 120 किलोमीटर में से जब हम 245 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 110 ओके
135। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, एंड और अगर टाइम वाला हुआ तो फिर टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो इसमें टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा, टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जब इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 110 किलोमीटर। करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21। 20 years ago a man was 3 times as old as his son। 20 साल पहले एक आदमी जो था वो तीन गुना से अपने बेटे से बड़ा था जितना आज उसका बेटा है। नाउ द मैन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन एंड हिज सन इज़। अब देखो, जो ओल्ड मैन था और जो उनका सन था, ठीक है, उनके एज में जो अभी पुराना एज और उनके बेटे को एज को अभी प्लस करके सम करके उसका टोटल एज क्या हो रहा होगा, तो इट विल बी दी 120 ईयर्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज विल बी दी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट अनलेस। देखो क्या लिखा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ, ऑप्शन में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स टू डू सो। Second, the Rajya Sabha passes a resolution that it is necessary to do on the national interest. The Speaker of Vidhan Sabha certifies that the legislation is necessary. There is national emergency. Okay. So the option number B, C and D, and B, C and D मतलब ये जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट। इसको पढ़ते हैं, the Rajya Sabha passes a resolution that is the necessary to do so national interest. And third is the Speaker of विधान सभा certifies that legislation is necessary। मतलब जो विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो लेजिस्लेशन बताता है कि लेजिस्लेशन जो है वो नेसेसरी, ज़रूरी है। ओके, देयर इज़ नेशनल इमरजेंसी, और ये नेशनल इमरजेंसी होती है। करेक्ट। तो बी, सी एंड डी जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट अनलेस, 3 ऑप्शन जो है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। एंड ए, ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। What was the day of the week on 17 May 1777। मतलब 27 मई 1777 को कौन सा दिन था। अब देखो फ्रेंड्स, इसको तो एग्जैक्टली कोई एकदम अचानक से कैलकुलेट करके बता नहीं सकते, जो एकदम डीपली जिसको कैलकुलेट करना नहीं आता होगा। ठीक, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली ना सैटरडे एंड संडे के ऑप्शंस दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। कभी भी ये नहीं होता कि फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे को ऑप्शन में देते हैं, मगर ज़्यादातर आंसर उसके होने के चांसेस होते हैं सैटरडे या फिर संडे। करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी सैटरडे ही है। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 24। द वेट ऑफ 2 person A and B are the ratio of 3:5। A's weight increases by 20% and total weight of A and B together becomes 80 kg। With the total increase of 25%, by what percent did the B weight of B is increases। अब देखो कौन से परसेंट से जो B का वेट इंक्रीज़ हो गया वो निकालना है। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि 20% तो पहले ही ए का वेट बढ़ चुका था, 20% को मान लेते हैं। ठीक है। देन बी का जो वेट होगा उसको एक्स एज्यूम करके, ठीक है, एक्स एज्यूम करके जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 28% से वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है। देन क्या है, ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन गाइज। सो हु इज़ ऑथर ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। देखो मैं बोली थी कि हु इज़ द ऑथर, जैसे कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आया था, ऐसे क्या आ जाएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप लोग। सो जो आंसर था वहाँ पे, ठीक है, वो उसका आंसर दोगे। क्या था उसका आंसर, गीत गोविंद का जो राइटर थे उनका नाम था जयदेव। ओके, जो बुक लिखी गई थी उनका नाम था जयदेव। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज़ ऑथर ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड ही स्ट्रगल विथ इंडिया। मतलब ये जो बुक है वो किसने लिखी है। सो किसने लिखा है बताओ, आर्यमन डालमिया, हैरी फ्लोएड, जोसेफ लेलीवेल्ट, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे 2 ऑप्शन हम देख सकते हैं। देखो क्योंकि जो बाकी 2 एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, फॉरेनर नेम्स है। ओके, तो फॉरेनर्स ने नहीं लिखा है ये। ठीक है। और आर्यमन डालमिया, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होंगे क्योंकि उस टाइम पे वो खुद ही एक नेता थे। ठीक है, तो बचे कौन, आर्यमन डालमिया इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी करेक्ट आंसर। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो जर्नल टेस्ट का PYQs है वो डिस्कशन कंप्लीट होता है। एंड आगे भी हम इसी तरह साथ में आगे पढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखें, अच्छे से पढ़ें और NCERT का एग्ज़ाम क्लियर करके जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लें। थैंक यू।